नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज की मेरी इस खास कहानी में। ये कहानी है व्योम की। वही व्योम जिसने बचपन की दहलीज पार करते ही अपने कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का पहाड़ उठा लिया था। लेकिन आज मंज़र बदल चुका है। जिस बेटे ने अपने खून पसीने से इस घर को सींचा, आज वही बेटा अपने ही माँ-बाप को जलाकर राख कर देना चाहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? किस दर्द ने, किस करवाहट ने एक आज्ञाकारी बेटे को एक कातिल बनने पर मजबूर कर दिया? वो क्या मोड़ था जहां प्यार नफरत में बदल गया? तो चलिए, आज गहराई से जानते हैं व्योम की कहानी, एक बड़े बेटे की दास्तान। बड़ा बेटा, एक आहुति या चिता। मध्यम वर्गीय मोहल्ले की उस संकरी गली में आज एक अलग ही हलचल थी। राकेश के घर के बाहर चप्पलों का ढेर लगा था और भीतर से उठती कहकहों की आवाजें पड़ोसियों के कानों में रस घोल रही थीं। राकेश का प्रमोशन हुआ था, एक ऐसी कामयाबी जिसने उस छोटे से घर की दीवारों में एक नई जान फूंक दी थी। घर के मुख्य कमरे में करीब 20 से 25 लोग जमा थे। चाय की चुस्कियों के साथ तरक्की की बातें हो रही थीं और हवा में समोसों की खुशबू के साथ भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। लेकिन इस शोर शराबे और बनावटी हंसी से दूर घर के एक शांत और मध्यम रोशनी वाले कोने में 5 साल का व्योम अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए बैठा था। उसके सामने एक प्लास्टिक की कार थी जिसका एक पहिया गायब था और पास ही एक पुराना जगह जगह से फटा हुआ टेडी बियर पड़ा था। व्योम के लिए वे महज टूटे हुए खिलौने नहीं थे, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे। वह बड़ी मासूमियत से अपनी टूटी कार को फर्श पर चला रहा था, मानो उसे बाहर चल रहे पार्टी से कोई लेना देना न हो। उसकी खामोशी उस घर के शोर के बीच एक गहरा सन्नाटा बुन रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक छोटी बच्ची फुर्ती से दौड़ती हुई आई। उसकी नजर व्योम के उन पुराने खिलौनों पर पड़ी और उसने बिना कुछ सोचे उन्हें जबरदस्ती छीनना शुरू कर दिया। व्योम ने अपने खिलौनों को कसकर पकड़ लिया। वह डरा हुआ था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। उन खिलौनों के साथ उसका एक अटूट रिश्ता था। छीना झपटी बढ़ी तो बच्ची के रोने की आवाज ने मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पड़ोस की बिमला तुरंत वहां पहुंची और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसी पल व्योम की मां सरिता भी वहां आ गई। उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा जमीन पर बैठा सिसक रहा है। व्योम की आंखें उम्मीद से अपनी मां की ओर उठीं। उसके नन्हे हाथ सरिता के आंचल को थामने के लिए आगे बढ़े। उसके कांपते होठों से मां शब्द निकलने ही वाला था कि अचानक एक गूंजते हुए थप्पड़ ने पूरे माहौल को सुन कर दिया। सरिता ने बड़ी निर्दयता से अपने बेटे की उस पुकार को वहीं कुचल दिया। विमला यह देखकर स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सरिता ने बड़ी फुर्ती से विमला की बेटी को पुचकारना शुरू कर दिया। सरिता के लिए उस वक्त अपने बेटे के गाल पर छपे उंगलियों के निशान से कहीं ज्यादा अहमियत विमला के ओहदे की थी, क्योंकि विमला उसके पति के बॉस की पत्नी थी। जब विमला ने हिचकिचाते हुए कहा कि गलती उसकी बेटी की थी और सरिता को अपने बेटे के चोटिल मन को देखना चाहिए, तो सरिता के चेहरे पर एक डरावनी बेरुखी छा गई। उसने व्योम की ओर एक ठंडी नजर डाली, ऐसी नजर जिसमें ममता की एक बूंद भी नहीं थी। उसने बड़े गर्व और कठोरता से कहा कि व्योम को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वह इस घर का बड़ा बेटा है। उसने स्पष्ट कर दिया कि इस घर की दीवारें भी सांस लेती हैं और उन सांसों को जिंदा रखने का भार इस बड़े बेटे की नियति है। विमला ने अवाक होकर उसे टोका कि वह अभी महज 5 साल का बच्चा है, पर सरिता ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसके अनुसार उम्र महज एक संख्या थी जिसका जिम्मेदारियों के बोझ से कोई मुकाबला नहीं था। वह विमला को लेकर अंदर चली गई और पीछे छोड़ गई उस 5 साल के मासूम को, जो अब रो भी नहीं पा रहा था। उस शाम उत्सव की रोशनी के बीच व्योम के भीतर का बच्चा दम तोड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह इस घर का हिस्सा नहीं,
बल्कि उस नींव का पत्थर है जिसे ऊपर की इमारत को बचाने के लिए हमेशा दबकर रहना होगा। वक्त का पहिया अपनी निर्दयी रफ्तार से घूमता रहा। साल बीत गए, हवाओं के रुख बदले, मौसम बदले, पर उस घर की दीवारों के भीतर व्योम के लिए कुछ नहीं बदला। वही पत्थर जैसी उम्मीदें और वही भारी भरकम बड़ा बेटा होने का तमगा। दोपहर की सूरज की तपिश जहर उगल रही थी। बाहर की कड़कती धूप में पसीने से लथपथ राकेश जब घर लौटा तो उसकी चाल में वो गरिमा नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उसका चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह बेजान और पीला पड़ चुका था। वो घर के भीतर आया और किसी टूटे हुए पेड़ की तरह सोफे पर ढह गया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। सरिता, जो हमेशा घर की व्यवस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखती थी, ठंडे पानी का गिलास लेकर आई। राकेश ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को पास बिठाया और वो सच जबान पर ले आया जिसने उस घर की बुनियाद हिला दी। उसकी नौकरी चली हुई थी। कांच का वो गिलास सरिता के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन कांच के टुकड़ों की खनक किसी चीख की तरह गूंजी। राकेश की उम्र और ढलती सेहत अब इस काबिल नहीं बची थी कि वो फिर से शहर की मतलबी गलियों में नई नौकरी की भीख मांग सके। भविष्य का धुंधलापन और गरीबी की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी सरिता ने राकेश के ठंडे पड़ते हाथों को थामा और एक ऐसी सांत्वना दी जो व्योम की आत्मा के लिए किसी जहरीले खंजर से कम नहीं थी। उसने बड़ी सहजता और क्रूरता के साथ कहा, आप हौसला मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी सेहत इस घर की सलामती के लिए सबसे जरूरी है और इस घर की सांसें कभी न रुकें। उसके लिए हमारा व्योम है ना, आखिर वो इस घर का बड़ा बेटा है। ठीक उसी पल दरवाजे की ओट में खड़ा व्योम पत्थर का बुत बन गया। उसके हाथ में मैथमेटिक्स ओलंपियाड का वो सुनहरी कप था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानकर घर लाया था। वो अपनी मां को बताना चाहता था कि उसे विदेश जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, कि उसके संघर्षों का फल अब उसे मिलने वाला है। पर सरिता के उन शब्दों ने उस कप के वजन को अचानक इतना भारी कर दिया कि वो व्योम की उंगलियों से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। उस धातु की खनक के साथ ही व्योम की आंखों में बसा वो 7 समंदर पार का सपना मिट्टी में मिल गया। व्योम के पैर लड़खड़ाए और वो धप से नीचे बैठ गया। उसके सीने में एक चीख दबी थी। आखिर क्यों? आखिर हर बार, हर मोड़ पर उसे ही अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है। क्या उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं? क्या उसका वजूद सिर्फ दूसरों की सांसें चलाने के लिए है? इससे पहले कि व्योम अपनी उपलब्धियों, अपनी मेहनत और अपने उन अनगिनत जागती रातों के बारे में कुछ कह पाता, सरिता उसके पास आ गई। उसने बड़े सलीके से उसे सहलाया, पर उसके स्पर्श में ममता कम और एक सौदेबाजी ज्यादा थी। उसने फिर वही पाठ दोहराना शुरू किया कि बाप अब बूढ़ा हो चला है, कि अब सड़कों पर धक्के खाने की उनकी उम्र नहीं रही और अब पूरे घर की कमान उसे ही संभालनी होगी। अपनी मां के वे मीठे पर नुकीले बोल और पिता की वो लाचार बुझी हुई आंखें देखकर व्योम का गला रुध गया। उसने अपने उन कीमती सर्टिफिकेट्स को, जो उसके सुनहरे भविष्य का एकमात्र रास्ता थे, धीरे धीरे मोड़ना शुरू किया। उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में भींचकर अपनी जेब में छिपा लिया, मानो अपनी जिंदगी को ही कहीं दफन कर रहा हो। उसने बचपन से यही तो सीखा था कि ये घर एक जीता जागता जीव है और इसकी धड़कनें केवल तभी तक सलामत रहेंगी जब तक बड़ा बेटा अपनी हर इच्छा, हर सपने और हर ख्वाहिश की बलि देता रहेगा। उस दिन अपनी कलम की जगह घर की कड़वी और कभी न खत्म होने वाली मजदूरी को गले लगा लिया। अपने सपनों को अपनी ही मां के हाथों कुचला जाता देख व्योम जैसे सुन पड़ गया। वो अपने कमरे में आया तो उसके एक हाथ में वो चमकता हुआ मैथमेटिक्स कप था और दूसरे हाथ में वो मुड़ा तुड़ा सर्टिफिकेट जो उसके सुनहरे भविष्य का टिकट था। एक तरफ उसका करियर था, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, और दूसरी तरफ इस सांस लेते घर की अंतहीन जिम्मेदारियां।
अचानक व्योम को महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें उसे जकड़ रही हैं। उसका दम घुटने लगा। सीने में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। वो अपना गला पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही हैं। तभी उसकी छोटी बहन नूतन उसे ढूंढते हुए कमरे में आई। पूरे घर में सिर्फ वही थी जिसे याद था कि आज उसके भाई का इतना बड़ा एग्जाम था। अपने भाई को इस हाल में देखकर वो घबरा गई। वो तुरंत व्योम के पास बैठी, उसकी पीठ सहलाई और उसे पानी पिलाया। अपनी बहन का हाथ पकड़कर व्योम की बेचैनी थोड़ी कम हुई। जब नूतन ने बड़े प्यार से उसकी तड़प का कारण पूछा, तो व्योम ने उसे पिता की नौकरी जाने वाली बात और अपने टूटे सपनों का हाल बताया। नूतन ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, भैया, आप अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तभी सरिता कमरे में आ गई। उसने नूतन की बातें सुन ली थीं। वो नाराज होते हुए बोली, व्योम, तुम इस घर के बड़े बेटे हो। बुरे वक्त में अपने सपनों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मैंने भी अब तक इसीलिए मेहनत की है, ताकि इस घर की रसोई की आग जलती रहे। अब तुम्हारी बारी है। सरिता ने नूतन को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और व्योम को उसी बेहाल हालत में छोड़कर नूतन का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले गई। पूरी रात व्योम सो नहीं सका। वो बस छत पर चलते हुए पंखे को देखता रहा। जब सुबह का सूरज निकला, तो व्योम ने अपने अरमानों का गला घोटकर हालात से समझौता कर लिया। साल बीतते चले गए। व्योम के चेहरे और बर्ताव पे टूटे हुए सपनों का बोझ साफ दिखने लगा था। उसने खुद को परिवार की आग में झोंक दिया था, पर बदले में उसे प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ ताने और नई जिम्मेदारियां ही मिली। धीरे धीरे व्योम का 26वां जन्मदिन आ गया। रोज की तरह वो बिना किसी खुशी के ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसका सिर चकराने लगा। वो गिरने ही वाला था कि नूतन ने उसे संभाल लिया, जो उसे जन्मदिन की बधाई देने आई थी। व्योम का शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था। नूतन ने जोर दिया कि आज वो घर पर रुक जाए और आराम करे। तभी पिता राकेश वहां से गुजरे। उन्होंने रुककर हाल पूछने के बजाय कड़क आवाज में कहा, पहले डॉक्टर के पास जाओ और फिर ऑफिस। घर का बड़ा बेटा अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर बैठने लगा तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने व्योम के हाथ में एक लंबी लिस्ट थमा दी। दरअसल नूतन को लड़के वाले देखने आने वाले थे और उनके स्वागत के लिए मिठाई और पकवान लाने की जिम्मेदारी भी बीमार व्योम की ही थी। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर व्योम ऑफिस निकल गया। उस दिन के बाद से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उसे आराम की फुर्सत नहीं थी, पर जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ महंगे टेस्ट और दवाइयां लिख दी। शाम को जब वह घर लौटा और सरिता ने उसके हाथ में दवाइयों का थैला देखा, तो उन्हें व्योम की बीमारी से ज्यादा बिल की चिंता हुई। सरिता ने ताना मारते हुए कहा, इतनी महंगाई में जरा सी बीमारी के लिए इतने महंगे टेस्ट। बहन की शादी तय हो गई है। अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची होती रही तो उसे खाली हाथ विदा करना पड़ेगा। उस रात मां के तानों ने व्योम का पेट भर दिया। वह बिना कुछ खाए सोने चला गया, जबकि पीछे से मां की आवाज गूंजती रही कि वह कितना कामचोर और लापरवाह हो गया है। राकेश ने भी साथ दिया। हम भी बड़े बेटे थे, हमने पूरी जिंदगी घर संभाला है और आज तक संभाल रहे हैं। व्योम बस एक फीकी मुस्कान के साथ अपने कमरे में चला गया। देर रात प्यास लगने पर जब वह पानी लेने नीचे गया तो उसे अपने माँ बाप की बातें सुनाई दी। सरिता कह रही थी कि व्योम की शादी कर देनी चाहिए ताकि वह और जिम्मेदार बन जाए। पर राकेश चिढ़कर बोले, अरे अभी नहीं। फिर छोटी की शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वह बड़ा बेटा है, समझ जाएगा। अभी उसकी शादी की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद नूतन की शादी हो गई। विदाई के वक्त नूतन रोते हुए व्योम से वादा ले रही थी कि वह अपना ख्याल रखेगा और डॉक्टर को जरूर दिखाएगा। पूरे घर में सिर्फ वही थी जिसे व्योम बोझ ढोने वाला गधा नहीं लगता था। अगली सुबह व्योम काम पर निकला। आज वह खुश था। उसे ऑफिस भी जल्दी पहुंचना था और फिर डॉक्टर के पास भी जाना था।
घर से निकलते वक्त माँ के ताने तो वैसे ही थे, पर व्योम के मन में एक संतोष था कि उसने अपनी बहन की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब वह पहली बार खुद के लिए कुछ करना चाहता था, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। व्योम जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे लगा था कि शायद थकान या मामूली बुखार होगा, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे कैंसर था और अब वह महज कुछ ही दिनों का मेहमान था। उस दिन व्योम ऑफिस नहीं गया। वह पास के एक पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर व्योम की आंखों के सामने अंधेरा था। उसके मन में खुद की मौत का डर नहीं था, बल्कि वही पुराना बोझ था, मेरे बाद माँ बाप का क्या होगा? घर की रसोई की आग कैसे जलेगी? क्या यह घर फिर से सांस ले पाएगा? उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस घर को बचाने में लगा दी, आज उसे छोड़कर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वक्त गुजरता गया और व्योम जैसे एक गूंगा गुड़िया बन गया। वह घर पर चुपचाप बैठा रहता और ऑफिस में भी खोया खोया रहता। उसकी हालत को कोई समझ नहीं पाया। ऑफिस में काम ठीक से न होने पर बॉस की गालियां मिलती और घर पहुंचने पर माँ के वही तीखे ताने इंतजार कर रहे होते। व्योम की हालत ऐसी हो गई थी कि वह न घर का रहा न बाहर का। वह रोज आईने में अपना पीला पड़ता चेहरा देखता और सोचता कि जिस परिवार के लिए उसने अपने सुनहरे भविष्य की आहुति दे दी, आज वही परिवार उसकी बीमारी को भी एक खर्चा और बोझ समझ रहा है। उसके लिए अब दिन और रात का अंतर खत्म हो चुका था। वो बस एक मशीन की तरह चलता जा रहा था, जिसकी बैटरी अब पूरी तरह खत्म होने वाली थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका शरीर साथ छोड़ रहा था, पर उसकी जिम्मेदारियों की लिस्ट और भी लंबी होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक ठंडी और खौफनाक शांति छा गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी अपनी सांसें कब की रुक चुकी थीं। पूरी रात व्योम दर्द से कराहता रहा। घंटों तक तड़पने और खून की उल्टियों का सिलसिला जब थोड़ा थमा, तो वो बेहद कमजोरी की हालत में पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ने लगा। उसे रह रहकर यही लग रहा था कि ये बीमारी उसके साथ साथ इस घर को भी खा जाएगी। उसके मन में एक ही उलझन थी कि उसके जाने के बाद उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा और इस घर की रसोई की आग कैसे जलेगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा व्योम लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें चल रही थीं। उसे लगा कि अगर किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए तो परिवार को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। तभी उसकी नजर गैस सिलेंडर पर पड़ी, पर उसे डर था कि अगर खुदकुशी की बात सामने आई तो परिवार को कुछ नहीं मिलेगा और बदनामी अलग होगी। तभी सीढ़ियों के नीचे उसकी नजर केरोसिन के केन पर पड़ी और उसने एक भयानक फैसला कर लिया। उसे लगा कि अगर वो अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले जाए तो कम से कम उसकी बहन पर इस घर को चलाने का बोझ नहीं पड़ेगा और वो मरते दम तक अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभा सकेगा। वो केरोसिन का केन उठाकर अपने माँ बाप के कमरे में गया। कमरा खाली था, पर जैसे ही उसकी माँ वहां पहुंची, उन्होंने हमेशा की तरह उसे कामचोर और ड्रामेबाज कहकर ताने मारने शुरू कर दिए। पिता की बेरुखी भी वैसी ही थी। उन कड़वे शब्दों ने जैसे व्योम के बीमार शरीर में एक आखिरी जान फूंक दी। उसने पागलों की तरह पूरे कमरे में तेल छिड़कना शुरू कर दिया। जब तक उसके माँ बाप कुछ समझ पाते, व्योम ने माचिस निकाल ली थी। रोती आंखों से व्योम ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उसके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, इसलिए वो सबको साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन जवाब में उसे हमदर्दी नहीं, बल्कि पिता से एक जोरदार तमाचा मिला। पिता ने चिल्लाकर कहा कि उनके रहते ये घर कभी नहीं रुकेगा और वे खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मां ने भी साफ कह दिया कि किसी के जाने से किसी की दुनिया नहीं रुकती। ये शब्द सुनते ही
व्योम के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस जिम्मेदारी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पढ़ाई और अपने सपने जला दिए, दरअसल उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वो निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। उसका फोन बज रहा था। उसकी बहन नूतन उसे याद कर रही थी, पर व्योम अब एक जिंदा लाश बन चुका था। वो बस बुदबुदा रहा था कि उसे लगा था कि वो जरूरी है। उसे लगा था कि ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी बीच उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। तभी घर की घंटी बजी। सरिता ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने नूतन खड़ी थी। वो अपने भाई की फिक्र में दौड़ी चली आई थी। घर के अंदर मिट्टी के तेल की गंध और कमरे का मंजर देखकर वो सन्न रह गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और भाई को लेकर हॉस्पिटल भागी। वहां पहुंचकर जब नूतन ने मां से असलियत जाननी चाही, तो उसकी मां ने अपनी बेबसी का ढोंग रचा और कहा कि व्योम उन्हें जलाना चाहता था और उसके पिता तो पुलिस के पास जाना चाहते थे। यह सुनकर नूतन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी मां को आईना दिखाते हुए कहा कि जिस आदमी ने बचपन से ही अपने बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया, वो आज सही और गलत की बात कर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा कि व्योम उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि वो तो अपनी उस परवरिश को पूरा कर रहा था जो उसे बचपन से सिखाई गई थी कि चाहे खुद जल जाओ, पर घर की सांसें नहीं रुकनी चाहिए। घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और एक ऐसी खबर दी जिसने सबको पत्थर बना दिया। व्योम की जान तो बच गई थी, पर वो अब किसी को पहचान नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई एहसास नहीं था। वो एक जिंदा पत्थर बन चुका था। उसे बस एक गलत फहमी थी कि उसके बिना ये घर नहीं चलेगा, और इसी गलत फहमी को दूर करने की कीमत उसने अपनी दिमागी हालत खोकर चुकाई थी। व्योम तो असल में उसी दिन मर चुका था जब उसके सपनों का गला घोटा गया था। अब तो बस उसकी सांसों का रुकना बाकी था। अब उस घर को सींचने वाला इंसान हमेशा के लिए खामोश पत्थर में तब्दील हो गया। यह कहानी सिर्फ व्योम की नहीं, बल्कि हर उस बड़े बेटे की है जो परिवार की नींव बनने के चक्कर में खुद जमीन के नीचे दफन हो जाता है। अगर बड़ा बेटा एक आहुति या चिता की ये दर्दनाक दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो अपनी राय जरूर साझा करें। मेरा मकसद सिर्फ शब्द लिखना नहीं, बल्कि उन जज्बातों को आवाज देना है जिन्हें अक्सर खामोश कर दिया जाता है। इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी की दस्तक आपसे छूट न जाए, इसलिए साथ बने रहें, क्योंकि हर घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे सुनाया जाना अभी बाकी है।